जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP बाय AK अमर पर। आज आप सभी के सामने साइंस का महामैराथन क्लास लेके उपस्थित हूँ, जो आपके बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम में के लिए बेहद ही खास होने वाला है। आज ही के वीडियो से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है साइंस के हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप लोग जो है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न, कोई लड़की है जो झूले में बैठ करके झूल रही है, यदि वह झूले में एकाएक खड़ी हो जाती है तो उसका दोलन काल क्या होगा। ऑप्शन ए है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी है दोलन रुक जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट की जरूर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। यदि वो बैठी है और एकाएक खड़ी हो जाती है तो उसका दोलन काल क्या होगा, तो घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गतिमान वस्तु में होती है, यदि कोई वस्तु गतिमान हो तो गतिमान वस्तु में क्या होती है। ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, बी है भूतापीय ऊर्जा, सी है जल विद्युत ऊर्जा और डी है गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा हमेशा होती है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल का शुद्धतम रूप है, जल का शुद्धतम रूप क्या है। समुद्र का जल ऑप्शन ए में है, बी है वर्षा जल, सी है नल का जल और डी है अशुद्ध जल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है वर्षा जल, जिसका pH मान पक्का 7 होता है। जिसका pH मान क्या उतना होता है, तो पक्का 7 होता है। जो उदासीन होते हैं वही शुद्धतम जल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोली की रफ्तार से प्रश्न को करेंगे, कहीं कोई समय नहीं लेंगे, एकदम बढ़ते हुए जाएंगे। बहुत कम समय में जो है अधिक से अधिक प्रश्न को करेंगे। लगभग 200 प्लस प्रश्न जो है आज ही के वीडियो में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है। बिजली के बल्ब के अंदर जो है कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन ए है वायु, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजली के बल्ब के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, pH प्रदर्शित करता है, यह जो pH जो है यह किसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है विलयन का तापमान, ऑप्शन बी है विलयन का वाष्प दाब, ऑप्शन सी है विलयन की अम्लता तथा क्षार्यता और डी है विलयन की आयनीय शक्ति। तो pH जो प्रदर्शित करता है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो विलयन की अम्लता और क्षारता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। बोल रहा है कि हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। कौन सी बना है, साधारण लवण, शर्करा, ग्रेनाइट, क्लोरोफॉर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट भी उसी से बना है जिससे हीरा बना है, जिस तत्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ रहा है बायोलॉजी से। क्या कह रहा है, जीव विज्ञान के जनक है, जीव विज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाते हैं। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है गाल्टन, सी है सुकरात और ऑप्शन डी है J.J. मेंडल। तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्गीकरण की आधार है, वर्गीकरण की जो है आधार इकाई क्या है। जीन्स है, ऑप्शन ए है जीन्स, बी है स्पीसीज, सी है वर्ग और डी है फाइलम। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट की जरूर बताइए। वर्गीकरण की जो है आधार इकाई किसे माना गया है, तो माना गया स्पीसीज को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है कि मानव के रक्त का सामान्य पीएच होती है। मानव के रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7.4, बी है 7 से कम, सी है 7 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि किसी विलयन का मान पीएच मान 7 हो तो वह विलयन उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीन। यदि 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो वो कहलाएगा क्षारीय। और वह यदि 7 से कम हो कहलाएगा अम्लीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारी जल का अनुभार है। भारी जल का जो है अनुभार कितना होता है? ऑप्शन ए है 20, बी है 18, सी है 40 और डी है 34। तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? कमेंट कीजिए तो आप लोग बताइए। भारी जल का जो अनुभार होता है, भार होता है, कितना होता है? तो 20 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न पूछा जाता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है D2O और इसका अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए है MgO, ऑप्शन बी है MgOH2, ऑप्शन सी है Cu2O और ऑप्शन डी है HgBr। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो है सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र, वो होता है MgOH2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। प्रश्न है कि आवर्त सारणी में जो है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिथियम, बी है प्लेटिनम, सी है मैग्नीशियम और डी है एल्युमिनियम। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व जो है वो है लिथियम, जिसका संकेत होता है Li। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, अश्व शक्ति किसका एकक है? यानी कि अश्व शक्ति जो है किसका मात्रक है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जूल, बी है कार्ज, सी है शक्ति और डी है बल। तो अश्व शक्ति जो है वो शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अश्व शक्ति से कहते हैं हॉर्स पावर। HP 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। प्रश्न पूछा जाता है एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जूल निम्नलिखित की इकाई है। यानी कि जूल जो है वो किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल जो है वो ऑप्शन ए है ऊर्जा का, बी है बल का, सी है दबाव का और डी है तापमान का। तो जूल जो है वो ऊर्जा की, एनर्जी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बल का पूछे मात्रक तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। तापमान का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। और दबाव यानी दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। क्या होता है? तो पास्कल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? प्रश्न है कि लेंज का नियम जो है वो किसके संरक्षण के नियम का नतीजा, यानी कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? प्रश्न यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई गेंद को कितने क्षैतिज डिग्री से फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त कर सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री पे।
यदि क्षैतिज की बात रहे तो 45 डिग्री और ऊर्ध्वाधर की बात हो तो 90 डिग्री। ऊर्ध्वाधर की बात हो तो 90 डिग्री, क्षैतिज की बात हो तो 45 डिग्री। इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे में से दोनों में से कोई एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोस्कोप जो है वो किस चीज़ में प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए है तारों को देखने के लिए, ऑप्शन बी है रक्त दाब की जांच करने के लिए, ऑप्शन सी है सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए, और ऑप्शन डी है ताप की जांच करने के लिए। तो माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है, उसका जो प्रयुक्त किया जाता है वो जो है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न निकल के आ रहा है कि 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर, इससे पहले बताए थे 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 740 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है। प्रश्न है कि वायुमंडल में जो है जलने में जो है सहायता कौन सी गैस प्रदान करती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है हीलियम, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट की जरूर बताइए आप लोग कि वायुमंडल में जो है जलने में जो सहायता प्रदान करते हैं वो कौन सी गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन गैस। जलाने वाली गैस ऑक्सीजन को कहा जाता है और बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कहा जाता है। O2 हो गया आपका जलाने वाली गैस और CO2 हो गया आपको बुझाने वाली गैस। प्रश्न पूछा जाता है कि जलाने में सहायता करने के लिए तो O2 ऑक्सीजन, और वायुमंडल में किसी चीज़ को जलाने बुझाने के लिए है किस गैस की सहायता ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। यदि आप भोजन पका रहे होते हैं उसमें कौन सा पदार्थ है जो वो नष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन और डी है विटामिन। तो भोजन पकाते समय जो है नष्ट होने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन नष्ट हो जाते हैं भोजन पकाने के दौरान। अगला प्रश्न है कि सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है। सबसे बुरा जो है वायु प्रदूषण किससे होता है? ऑप्शन ए है धुआं से, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो सबसे बुरा प्रदूषण जो होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न यह पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत क्या होता है? CO होता है इसका रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी जल है, सी में वसा है और डी में प्लाज्मा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। 70 से 80% जो है मानव शरीर में जल ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? ऑप्शन ए है एथिलीन, बी है विनाइल क्लोराइड, सी है आइसोप्रीन और डी है एसिटिलीन। तो प्राकृतिक रबर का जो है बहुलक जो वो हो जाएगा आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल जो है वो किससे प्राप्त होता है? नेटम से, ऑप्शन बी है माइकम से, ऑप्शन सी है देवदार से और ऑप्शन डी है चीड़ से। तो तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानव शरीर में
फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर के फेस यानी चेहरे में कितने हड्डी होते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 17, सी है 8 और डी है 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर के फेशियल में जो है 14 हड्डी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है। रुधिर का यानी ब्लड का जो है कितना परसेंट भाग जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती है। ऑप्शन ए है 60%, बी है 80%, सी है 90% और डी है 40%। तो रुधिराणु का जो है लाल रक्त कण जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 90% होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। मानव शरीर के रक्त में जो है अशुद्धियों को जो छानकर कौन अलग करता है। ऑप्शन ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है गुर्दा और डी है आंत। तो मानव शरीर में रक्त की अशुद्धियों को जो छानता है वो कौन कम करता है इसका, तो फेफड़ा कम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि नवजात शिशु में कितने हड्डियां होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि वयस्क मनुष्य में पूछे तो 206, नवजात शिशु में 300, या कहीं कहीं 300 से अधिक भी लिखा होता रहता है, तो 300 से अधिक भी ऑप्शन रहेगा तो आप मार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछली कहाँ से श्वास लेती है। मछली जो है वो कहाँ से श्वास लेती है। ऑप्शन ए है नाक से, बी है फेफड़ों से, सी है गलफड़ा और डी में है पंख। तो मछली जो है कहाँ से श्वास लेती है, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मछली जो है वो सांस कहाँ से लेती है, तो वो गलफड़ा से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है कपास, बी में लहसुन, सी है अंगूर और डी है प्याज। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो प्याज से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो प्याज से है। एक और पूछता है कि पीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति का संबंध, पीली क्रांति तो सरसों से। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो सरसों से। ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण कौन सा है। ऑप्शन ए में है पीवी बराबर एम आर टी, बी में है पीवी बराबर एन आर टी, सी है पीवी इंटू एन, पीवी के पावर एन है। ऐसे इसका है कि पीवी के पावर एन बराबर सी, और ऑप्शन डी में है पीवी बराबर आर टी। तो आदर्श गैस समीकरण जो है वो है पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था। ए में प्रिस्टले, बी में बोयल, सी में केवेंडिश, डी है क्यूरी। तो हाइड्रोजन का आविष्कार जो है वो केवेंडिश ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। मंदक मतलब रोकने का काम करता है। ऑप्शन ए में है ओजोन, बी में भारी हाइड्रोजन, सी में भारी जल और डी में हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक का जो काम करता है वो करता है कौन। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंदक का काम जो करता है वो करता है भारी जल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है D2O, तो वहाँ मारना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि D2O किसका होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है। भाप अंगार गैस जो है वो किसका मिश्रण होता है। तो भाप अंगार गैस जो है वो मिश्रण होता है CO प्लस H2 का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का वो मिश्रण होता है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पीतल किससे बनता है। पीतल किससे बनता है, इसका ट्रिक है पिताजी। पिताजी याद रखने के लिए, पिताजी यानी कि पीतल बनता है तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर, तांबा और जिंक। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि लोहे का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए है स्टील, बी है पिटवा लोहा, सी में ढलवा लोहा और डी में है स्टेनलेस स्टील। तो लोहा का शुद्धतम रूप जो है वो क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग। लोहा का शुद्धतम रूप हो जाएगा पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। मानव के द्वारा जो है निर्मित जो है था वो कौन था प्रथम संश्लिष्ट रेशा। ऑप्शन ए है नायलॉन, बी है रेयन, सी है टेरिकोट और डी है पॉलिस्टर। तो मानव द्वारा निर्मित जो है प्रथम संश्लिष्ट रेशा था वो नायलॉन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन कौन सा है। ऑप्शन ए है इथेनॉल, बी है हाइड्रोजन, सी में मीथेन और डी में प्राकृतिक गैस। तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तो लाल रंग, सबसे कम पूछे तो बैगनी रंग, सबसे कम तो बैगनी रंग। इसलिए दोनों प्रश्न को एक साथ लाए हैं कि ध्यान में रख सके। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो बैगनी रंग का, और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो वो लाल रंग का। चलिए आगे देखिए। अगला है कि वायु में ध्वनि का लगभग वेग है। वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 332 मीटर पर सेकेंड, बी में है 220 मीटर पर सेकेंड, सी में 110 मीटर पर सेकेंड और डी में है 232 मीटर पर सेकेंड। तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है लगभग वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर जो है व्यक्ति सुन नहीं सकता है। वह ध्वनि की जो तीव्रता होती है एक लेयर तक आदमी सुनता है, जो उससे अधिक जाता है तो वो नहीं सुनता या उससे कम को नहीं सुन पाता है। तो इसका कितना हो जाएगा राइट आंसर 95 डेसिबल से ऊपर यदि जाएगा ध्वनि की तीव्रता तो मनुष्य जो है वो नहीं सुन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, यह बेहद ही आसान प्रश्न है। कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। ऑप्शन ए में नारंगी, बी में बैगनी, सी में भूरी ब्राउन और डी में काली। तो पीली रोशनी में जो है गहरी नीली वस्तु जो है वो काली दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से जो है आकाश कैसा दिखाई देगा। तो आकाश जो है तो काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग जो है वो प्रायः
नीला दिखाई पड़ता है किस किस कारण से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगला है कि मोटर वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि पीछे के दर्पण के रूप में, पश्च दृश्य मतलब पीछे के जो है दृश्य को देखने के रूप में किस दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट की जरूर बताइए आप लोग। मोटर वाहनों में जो है पश्च दृश्य के रूप में जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। प्रश्न कह रहा है कि जो जो रेलगाड़ी पास आती है त्यों त्यों जो है उसकी आवृत्ति और तीक्ष्णता जो है उसकी ध्वनि की बढ़ती जाती है। तो इस परिघटना का कारण क्या है? इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो कार्य करता है। ऑप्शन ए में एसी पर, बी में डीसी पर, और सी है एसी व डीसी दोनों पर, और डी में कोई शब्द नहीं है। तो ट्रांसफार्मर जो है किस पे कार्य करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो एसी पर कार्य करता है, एसी वोल्टेज पे। एसी के उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करता है, हाई से लो की ओर। अगला है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध का जो है क्या मात्रक होता है? कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? कपड़े को धोने वाला सोडा जो है उसका क्या नाम है? कपड़े धोने वाले सोडा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग। कपड़े धोने वाले सोडा का जो है क्या नाम है? उसका राइट आंसर हो जाएगा जल योजित सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल योजित सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा सा वहाँ कार्बोनेट कटा हुआ है, तो जल योजित जो है याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, तो बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है? कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आप सभी को सेशन पसंद आवे तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए प्लीज़, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है जुड़ सके। बताइए अगला प्रश्न क्या होगा। सोडियम बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाई मतलब होता है द्वारा, द्वारा मतलब खाने, कोई हाथ से याद रखने के लिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें बाई लगा हो। अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। पर्यावरण को कौन सी गैस जो है वो प्रदूषित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए तो आप लोग। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, और सी है सल्फर डाइऑक्साइड, और डी में भाप। तो पर्यावरण को जो प्रदूषित करेगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित में है। आग लगने की जो है सबसे कम संभावना जो है वो किस में है? ऑप्शन ए है नायलॉन, बी में है टेरिकोट, और सी में है सूती, और डी में पॉलिस्टर। तो आग लगने का जो सबसे कम संभावना होती है वो होता है सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूती वस्त्र में। अगला प्रश्न है कि लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। लोहा जो है किसमें सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत जो है वो हो जाएगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में जो है लोह तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अगला है सामान्य गैस का समीकरण है। सामान्य गैस का समीकरण क्या हो जाएगा? पीवी बराबर एनआरटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा जो होती है वो किस गैस के कारण होती है? वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से, SO2 के कारण से। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो वायु भी प्रदूषित होती है और वो ऊपर में जाकर के वो अम्ल वर्षा करवाते हैं। हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर कितना होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मोल बराबर क्या होगा? यह हो जाएगा 6 गुना 10 की पावर 23 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मोल का मान जो है 6 गुने 10 की पावर 23 होता है। एक मोल बराबर होता है एक एवोगाड्रो संख्या, उसका भी मान यही होता है 6 गुना 0.022 गुना 10 की पावर 23 होता है। या एक मोल बराबर इतना होता है और एक एवोगाड्रो संख्या का मान भी यही होता है। यदि आपसे पूछ दे एग्जाम में तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न वही है कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6 गुने 10 की पावर 23, 100.022 गुना 10 की पावर 23 प्लस में होता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। एनटीपी पे जो है किसी गैस 1 मोल का आयतन कितना होता है? नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे जो है किसी गैस का जो है 1 मोल का आयतन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। वो यदि एसटीपी पे पूछे, एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तब 22.8 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, 22.8। यदि एनटीपी पे पूछे तो 22.4 और एसटीपी पे पूछे तो 22.8। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे पूछे तो 22.8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में से निकलती है? बोल रहा है कि कौन सी गैस जो है सिगरेट लाइटर से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का जो है कैसा आकार होता है? इसका आंसर क्या होगा बताइए तो आप लोग। लाल रक्त का आकार आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन ए में गोलाकार, बी में है उत्तलाकार और सी में है अनियमिताकार और डी में है उभय अवतल। तो लाल रक्त का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो उभय अवतल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। लाल रुधिर कणिका जो वो कहाँ बनती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। लाल रुधिर कणिका जो है रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है? वो होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में प्रीवियस में भी पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत ही भिविया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? विश्व में जो है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य जो होते हैं, एक यंग मैन जो होते हैं, उसके जो रक्त की औसत मात्रा उसमें होती है लगभग 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि किसी भी मनुष्य के जो है स्वस्थ मनुष्य का जो है ब्लड जो है उसके वजन के यानी उसके भार के कितना % होता है? तो उसके भार का जो है 10% होते हैं उसका ब्लड। जैसे कि यदि किसी मनुष्य का भार जो है 50 kg है, कितना kg है? तो
50 kg है, उस मनुष्य के शरीर में जो है उसका 10% जो वजन के 10% जो है ब्लड होगा, यानी कि 5 kg जो है या 5 लीटर जो है ब्लड होगा। कितना लीटर? तो 5 लीटर, यानी कि किसी भी स्वस्थ मनुष्य के जो है शरीर के वजन का जो है 10% जो है उसके शरीर में जो है ब्लड होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसका राइट आंसर होगा 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है? कमेंट कीजिए तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भोजन का पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है आलू उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित तना का, कि रूपांतरित पत्ती का? आलू जो है रूपांतरित तने का उदाहरण है। आलू प्याज जो है वो तना का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है प्याज परिवर्तित रूप है। अभी बताए थे प्याज परिवर्तित रूप किसका है? तो तने का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। अगला प्रश्न है एल्केन का सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र होता है, क्या होता है एल्केन का सूत्र? कमेंट कीजिए तो आप लोग। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन का हो गया +2, एल्किन का हो गया CnH2n। एल्किन, एल्केन, एल्काइन। एल्काइन का हो गया आपको CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक, पहला में 2 जोड़ते हैं, बीच वाला में 2 छोड़ देते हैं और अंतिम वाला में फिर 2 घटा देते हैं। तो एल्केन +2, एल्किन कुछ नहीं और एल्काइन -2। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन याद रखिएगा। तीनों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है कि किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? सड़े अंडे की जो गंध आती है वो H2S गैस में आती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषित होता है? प्रश्न कह रहा है कि किसके जलने से जो है सबसे अधिक जो है वायु प्रदूषित होती है। ऑप्शन में कोयला, सी में CNG, डी में सी में LPG और डी में हाइड्रोजन। तो कोयला के जलने से जो है सबसे अधिक जो है वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब प्रश्न जो है ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना होगा। ऑप्शन चारों को पढ़िएगा, क्या कि कहीं कहीं रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे CO और वहाँ रहेगा कोयला भी, उसमें राइट आंसर क्या होगा? तो वहाँ मारना होगा CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक ना, वहाँ कोयला को नहीं। इसीलिए यदि नहीं रहे ऑप्शन में तो फिर जो रहेगा उसको मारिएगा, दोनों में से किसी एक को। और कहीं कहीं रहेगा कि SO2 कोयला और CO, हालांकि तीनों ऑप्शन एक में नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। तो जहाँ SO2 देखेगा SO2 को मारिएगा, जहाँ कोयला मिलेगा वहाँ कोयला को मारिएगा, और जहाँ CO मिलेगा वहाँ CO को मारिएगा। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड भी अधिक प्रदूषण फैलाता है। कोयला से भी अधिक वायु प्रदूषित होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी अधिक प्रदूषित होते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की और प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष जो है वो लंबी दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश की चाल को जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश की चाल को जो है मापा था सर्वप्रथम किसने? वो हो जाएगा रोमर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है कि ध्वनि तरंगदैर्घ्य है।
ध्वनि कौन सी तरंगदैर्घ्य है? ध्वनि तरंगे है कौन सी तरंगदैर्घ्य? अनुदैर्घ्य है कि तिर्यक या तिरछी है, कि कभी तिर्यक है कभी लंबवत है, या कभी लंबवत और कभी तिर्यक। यह जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य। प्रकाश तरंग पूछे तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तो अनुप्रस्थ, ध्वनि धैर्य प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ। याद रखिएगा, याद रखने के लिए। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है और प्रकाश तरंगे प्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। किस माध्यम में जो है ध्वनि का वेग जो वो सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है निर्वात में, बी है गैस में, सी है द्रव में और डी है ठोस में। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है किस में? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि का वेग जो है ठोस माध्यम में जो है सबसे अधिक होता है। ठोस माध्यम में कहीं कहीं ठोस नहीं दे करके इस्पात देता है। क्या देता है? तो इस्पात देता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इस्पात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? यदि दो समानांतर दर्पण हो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रव्य परिसर में, श्रव्य मतलब सुनने की जो परिसर है, एक जो सीमा है, उसमें ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितना होती है? तो श्रव्य परिसर जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है श्रव्य तरंगे, जिसको सुन सकते हैं। श्रव्य प्रस जो होते हैं, प्रास या परिसर, इसको रेंज भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया कांच है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए में पायरेक्स कांच, बी में कठोर कांच, सी में मृदु कांच और डी में सुरक्षा कांच। तो प्रयोगशाला उपकरण में जो है पायरेक्स कांच, पौ से प्रयोगशाला, पौ से पायरेक्स, पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। किसका? तो पायरेक्स कांच का। चश्मा बनाने में कुरुक्स कांच, याद रखिएगा, चश्मा में पूछा जाता है चश्मा बनाने में किस कांच का? तो कुरुक्स कांच का। चश्मा कुर से फूट जाता है, इससे याद रखिएगा कुरुक्स कांच। परखनली में भी पूछता है, परखनली के उपकरणों बनाने के लिए किस कांच का? तो वहाँ भी पायरेक्स कांच का ही। परखनली में भी पायरेक्स कांच, प्रयोगशाला में भी पायरेक्स कांच, और धूप चश्मा बनाने में कुरेक्स कांच का। कुरुक्स कांच जिसको बोलते हैं, कुरुक्स कांच। अगला है कि पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलते हैं? पौधे के किस भाग से हमें जो है कॉफ़ी मिलती है? इसका क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। पौधे के किस भाग में जो हमें कॉफ़ी मिलती है? तो वो हो जाएगा कली में। किससे? तो कली से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है प्रश्न कि सुस्ती क्या है? सुस्ती क्या है? पशु निद्रा है, बी में भोजन की कमी के कारण मौत है, सी में पानी प्रतिधारणा है और डी में सपना देखने में एक चरण है। तो सुस्ती जो होता है यह होता है पशु निद्रा। पशु निद्रा होती है सुस्ती। नहीं कहता है क्या तुमको सुस्ती धर गया रे? तो क्या है वो? पशु निद्रा है। वो पशु की तरह अलसाता है आदमी, वही होता है सुस्ती। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में नमक की कितनी मात्रा होती है? मानव के शरीर में नमक की मात्रा कितना होता है? तो 0.04%, सॉरी 0.4% होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है। हवा में जो उपस्थित है ऑक्सीजन, उसका कितना परसेंट है? तो हवा में जो है ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 21% है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस या पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 71% पृथ्वी का तल ढका रहता है। 71% जो है पृथ्वी का तल जो किससे ढका हुआ रहता है, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। पृथ्वी का तल जो है 71% ढका रहता है, वो होता है जल से। किससे? तो जल से ढका हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है CNG का पूरा नाम क्या है। CNG का पूरा नाम क्या है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। CNG का पूरा नाम हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। C से कंप्रेस्ड, N से नेचुरल और G से गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को जो है किस प्रकार जो है कम किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। अधिक से अधिक मात्रा में हम वृक्ष को लगाएंगे, वो क्या होगा, प्रदूषण को जो अपनी ओर कम मात्रा में जो वायुमंडल जो प्रदूषित होगा, तो वायु जो है कम मात्रा में प्रदूषित होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वायु एक है, वायु क्या है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या है, तो एक प्रकार का मिश्रण है। अगला है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में जो है नाइट्रोजन की कितना % मात्रा होती है, बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। शुष्क हवा में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। देखिए कुछ जो है प्रश्न का लिस्ट लेकर के आए आप लोगों के सामने, जो आपसे प्रश्न जो है पूछा जाता है। देखिए पूछेगा कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा, नाइट्रोजन कितना %, 78.8%। ऑक्सीजन पूछे तो 20.95% या तो 21%। आर्गन पूछे तो 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.036%। ठीक, वह यदि नियोन पूछे तो 0.002%। ध्यान से याद रखिएगा, नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नियोन 0.002%। आगे देखिए, आगे है कि हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन 0.001%, जिनोन 0.00009% और हाइड्रोजन 0.00005%। ध्यान से रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पीलिया किससे संबंधित रोग है। पीलिया जो है वो किससे संबंधित रोग है, या यकृत से संबंधित रोग है पीलिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है। काली खांसी को जो है पर्टूसिस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पर्टूसिस भी कहा जाता है काली खांसी को। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है कि विश्व में पहली पराजीनी फसल कौन सी है। विश्व में जो है पहली पराजीनी फसल जो है वो कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। पराजीनी फसल हो जाएगा टमाटर। विश्व में पहली पराजीनी फसल तो टमाटर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है एबीज में शामिल है, यहाँ लिखा हो एबीज। एबीज में शामिल है पक्षी, जलजीवी, स्तनधारी और मछलियाँ। एबीज में क्या शामिल होते हैं, जलजीवी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए, अगला है
हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आलू के जो है पौधे का जो कौन सा भाग खाते हैं। बताइए, आगे ये प्रश्न हो चुका है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए जरूर इसका। यह हो जाएगा तना। तना को खाते हैं, आलू के तना को खाते हैं। अगला प्रश्न है, मशरूम एक डैश है। मशरूम क्या है। मशरूम एक डैश है। मशरूम एक प्रकार का कवक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, डैश आनुवांशिक गुणों के वाहक है। बोल रहा है प्रश्न में कि डैश जो है वो आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए जो है, वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है डीएनए न्यूक्लिक एसिड। डैश आनुवांशिक गुणों के वाहक है, तो डीएनए क्या हो जाएगा, डिओबो न्यूक्लिक एसिड, यह जो है आनुवांशिक गुणों का जो है वाहक होता है। आरएनए हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए हो गया डीऑक्सियो राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन सी हो जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है या सबसे मजबूत हड्डी जो है वो होता है फीमर, जांग की हड्डी होती है। फीमर कहाँ की हड्डी, तो जांग की हड्डी। यदि एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जा सकता है आपसे, देख लीजिए एक बार। यदि प्रश्न यह पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो हो जाएगा कान की हड्डी होती है, यह स्टेपीस। स्टेपीस कान की छोटी हड्डी, और लंबी हड्डी को तो यह जांग की है, मजबूत हड्डी भी जांग की। ये देखिए, ये टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ, तो टांग में पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण जो वो कहाँ होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में, गुर्दे में। यूरिया का निर्माण जो कहाँ होता है, तो इसका आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न आप लोगों को छोड़ रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। यूरिया का निर्माण जो कहाँ होता है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है। किडनी की जो है संरचनात्मक इकाई क्या है। किडनी की संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि सामान्य मानव रक्त है। सामान्य जो मानव रक्त जो वो कैसा है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, आप लोग जानते हैं। यह हो जाएगा अम्ल या क्षार में परिवर्तन। थोड़ी ये नहीं होगा आंसर इसका, यह हो जाएगा थोड़ा क्षारीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है कि 7 के आगे क्या होता है, क्षारीय हो जाता है, और 7.4 है तो थोड़ा क्षारीय हो गया। समझ रहे हैं आप लोग। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। इसका पूछेगा प्रकृति कैसा है, यह थोड़ा अम्लीय है। थोड़ा नहीं, अधिक अम्लीय है। नहीं, थोड़ा अम्लीय होगा 6.4। क्या है कि 7 से कम है, ये थोड़ा सा ही कम है, तो क्या होगा, थोड़ा अम्लीय होगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। बोल रहा है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। ए तो रक्त समूह है, ए भी है, ओ भी है, इसका मतलब सी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को जो है कौन सा एंजाइम पचाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। रेनिन जो है वो दूध प्रोटीन को पचाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसकी कमी के कारण से जो है रिकेट्स बीमारी होती है, या इसको बोलते हैं रिकेटस भी। वो जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस बीमारी। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। केला में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन बी का होता है अच्छा स्रोत केला। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। अब फाइकोलॉजी जो है कवक के बाद क्या होते हैं, शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन, शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पीवीसी का पूर्ण रूप है। इससे पहले बताया है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लोराइड जैसे किस ऑप्शन में है, क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी में है सिर्फ, तो हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली इसमें भी है और पॉलीविनाइल इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन क्लोराइड सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए। अगला है कि O2 का आणविक द्रव्यमान है। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए O2 का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो एक का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 8 दूना 16, इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। 2 गो अणु है तो 16 दूना 32 हो गया आणविक द्रव्यमान, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम Ca कितना होती है, तो उसका परमाणु संख्या 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। अब परमाणु द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान में 40, 20 दूना 40 कर दीजिए, 2 गुना होता है द्रव्यमान लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, बताइए कमेंट कीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया। कौन किया, तो जे थॉमसन ने किया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा जो है वो किस पे लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा जो है वो सितारों पे लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारों या सितारों, जो हो लिखा हुआ रहता है ऑप्शन में वो मारिएगा ऑप्शन में आंसर उसका। कहीं कहीं सितारा लिखा हुआ तो कहीं कहीं तारा लिखा होता है, तो तारों पर निर्भर होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकेल। निकेल जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लक्स का घनत्व, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। फ्लक्स घनत्व का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो फ्लक्स घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक है एक,
विद्युत चुंबक क्या है? अस्थायी चुंबक है कि प्राकृतिक चुंबक है कि अस्थायी चुंबक है? तो विद्युत चुंबक जो है एक अस्थायी चुंबक है। देखिए कैसे, जब तक जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब तक उसमें चुंबकीय गुण रहता है, और जैसे ही धारा समाप्त होती है तो चुंबकीय गुण जो है वो समाप्त हो जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है अस्थायी चुंबक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गॉस बराबर होता है, एक गॉस जो है किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। एक समतल दर्पण के द्वारा जो है छवि जो बनाई जाती है वो कैसी होती है? तो आभासी और सीधी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप सभी को सेशन पसंद आता है सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक जो है लोग जुड़ सके। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के डैश से संबंधित है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम जो प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से जो है प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हेनरी बेकुलर इनमें से किसकी खोज की थी? हेनरी बेकुलर जो है वो किस चीज़ की खोज की? तो हेनरी बेकुलर जो है वो रेडियो धर्मिता की खोज की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम में जो है कुछ भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है SO2 और NO2 के कारण होता है। यदि कहीं ऑप्शन में दोनों दिया रहे तो उसमें दोनों मारिएगा, या तो कोई एक भी दिया रहे एक मारना है। यदि ऑप्शन में अलग अलग दिया रहे SO2 और NO2 तब SO2 में मारना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2 और NO2 के कारण से। यहाँ या है SO2 या NO2, लेकिन या वाला को नहीं मारेंगे, तो दोनों एक साथ है तो इसको मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर मानेंगे। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। बोल रहा है कि डैश एक जो है वो शुद्ध पदार्थ है इसमें से। तो मीथेन जो है वो शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, दूध भी शुद्ध पदार्थ नहीं है, और वायु भी नहीं है। तो मीथेन जो है CH4, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि मीथेन का गैस जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो मीथेन का गैस जो है वो धान की खेत से या फिर भैंस जो जुगाली करते हैं उससे भी प्राप्त होते हैं मीथेन का गैस, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है कि हवा एक डैश है। हवा क्या है? हवा जो है केवल मिश्रणों है, केवल तत्वों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ये हवा क्या है? यह जो तत्व और यौगिकों का क्या है? तो मिश्रण है यह हवा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? कार की गति जो वो किस पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन ए में स्पीडोमीटर, इस पर तो निर्भर करती ही है। स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि कार की गति, किसी भी चीज़ की गति मापते हैं उसको स्पीडोमीटर से मापते हैं, तो मापने पे तो निर्भर नहीं करेगा। गति के बदलों पर निर्भर करेगा, दिशा पे निर्भर करेगा, गति वर्धन में बदलों पर निर्भर करेगा। ऑप्शन, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्पीडोमीटर पर ही निर्भर
नहीं करती है कार की गति। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश ने किया। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोला टेस्ला ने किया था। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है निकोला टेस्ला ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है कि एक साधारण चुंबक किससे आकर्षित नहीं करता है? एक साधारण चुंबक जो है वो किसको आकर्षित नहीं करता है? लोहा को तो करता ही है, निकेल को भी करता है, स्टील को भी करता है, तो कांसा को नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f दर्पण फॉर्मूला होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश होता है। कह रहा है जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, विरल मतलब हवा, सघन मतलब मान लीजिए कांच, कोई ठोस जो है, पानी, सघन माध्यम हो गया वो, तो क्या होगा? तो विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल जो है घट जाएगी। इसमें कौन इसकी गति कम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। का है कि सघन मतलब क्या होता है? उसमें जो अवरोध पैदा करता है सघन माध्यम में, तो विरल एकदम पूरा खाली रहता है और सघन जो है अवरोध पैदा करता है। इसीलिए पहले जाएगा तेजी से तो उसमें क्या होगा? घटना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो यदि आप पूछिए प्रश्न में कि प्रकाश की चाल जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? तो उसकी गति क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश सबसे अधिक जो है गति किसमें यात्रा करता है? प्रकाश जो है सबसे अधिक गति जो किसमें यात्रा करती है? तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई डैश होती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई हमेशा याद रखिएगा वो पॉजिटिव की ओर होती है, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि अवतल लेंस पूछे तो वहाँ क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई डैश होती है। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है वो क्या होती है? तो वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालने के बाद आपके पास तुरंत पहुँचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस चीज़ से लाभान्वित हो सके। थैंक यू। जय हिंद।